Greeting students, in this chapter we are going to discuss about the colonialism and the countryside. इस चैप्टर में ब्रिटिशर ने रिवेन्यू कलेक्शन को लेके बहुत सारी कोशिशें की हैं और अलग अलग तरह के इनिशिएटिव लिए हैं, अलग अलग पॉलिसीज चलाई हैं, जैसे परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रेतवाड़ी हो गया। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में मेनली डिस्कस करेंगे। Here what colonial rule meant to those who lived in the countryside. Countryside का मीन्स यहाँ पर है रूरल एरिया, गांव में रहने वाले लोगों के लिए। Colonialism how affected? जमींदार ऑफ बंगाल, राजमहल हिल्स where the Padiyas and the Santals lived, and then और डेक्कन रीजन। इन सारी चीज़ों के बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। Now many more things are the important things to understand. East India Company (EIC) established its Raj in the countryside. Mainly 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी है और उसके बाद 1764 बैटल ऑफ बक्सर है, तो वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत होती है इंडिया में। आगे है इम्प्लीमेंटेड इट्स रिवेन्यू पॉलिसीज़, क्या क्या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की थी, जैसे महलवाड़ी हो गया, रेतवाड़ी हो गया, परमानेंट सेटलमेंट हो गया। व्हाट दीज पॉलिसीज़ मेंट फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल, लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव था, क्या इन्फ्लुएंस था, वो चीज़ें। एंड हाउ दे चेंज्ड एवरीडे लाइफ, और लोगों की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया उन्होंने, क्या क्या चेंजेज आए, कैसे पीपल हेल्पलेस हो गई। रेतवाड़ी में पीजेंट हेल्पलेस हो गए थे, महलवाड़ी में पूरा गांव ही हेल्पलेस हो गया था। उसके बाद जो आपकी परमानेंट सेटलमेंट थी वो जमींदारों के अंडर थी। तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। Colonialism is the establishment of a colony in one territory or by political power from another territory and subsequent maintenance, expansion, exploitation of the country। यानी जब एक देश किसी दूसरे देश में जाता है, वहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर उसको एक प्रकार से कैप्चर कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। जितनी डिसीजन मेकिंग है, जितने राइट्स हैं, वो सारे के सारे उस कंट्री के पास आ जाते हैं जो उसको कंट्रोल करती है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो कॉलोनियलिज्म होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मेनली इंडिया में तो ब्रिटिशर हैं, और वियतनाम का एग्जाम्पल लें तो फ्रेंच भी उसके हैं एग्जाम्पल रहेगा कि कॉलोनियलिस्ट का। यूरोपियन कॉलोनियल पीरियड वॉज द एरा फ्रॉम 16th century to the mid 19th century when several European power established colonies in Asia, Africa and the America। तो ज़्यादातर जो यूरोपियन देश हैं उसमें दो ही देश हैं मेन, तो एक इंग्लैंड है और दूसरा फ्रांस। इन्होंने मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अपनी कॉलोनी बनाया है। उसमें एशिया के बहुत सारे देश हैं, उसमें अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं और उसमें अमेरिका के भी बहुत सारे देश हैं। बंगाल एंड जमींदार। द सिटी पैलेस कोलकाता बिलोंग्स टू द किंग वर्धमान। वर्धमान वैसे एक जगह थी जहाँ के राजा ने बड़ी चालाकी से ऑक्शन करवाया था। उनके पास जमींदारी हुआ करती थी। जमींदारी मतलब वो पूरे एरिया को कैप्चर करते थे, लैंड उनके पास होता था। लेकिन जब वो टैक्स पे नहीं कर पाए तो उसने ऑक्शन में क्या किया, अपने ही लोगों को शामिल कर दिया। जब उसकी ज़मीन की बोली लगाई गई, ऑक्शन लगाया गया तो, और उस ऑक्शन में दोबारा से लोगों ने वो ज़मीन खरीद ली, उसी के लोगों ने, और बाद में वो ज़मीन फिर से वर्धमान के राजा के पास आ गई, किंग के पास आ गई। तो कुछ इस तरीके की भी चालाकियाँ उस समय भी की जाती थी। ऑक्शन इन वर्धमान 1797 देयर वाज एन ऑक्शन इन वर्धमान, प्रेजेंटली वर्धमान बोलते हैं इसको या वर्धमान। इट इज़ ड्यू टू द परमानेंट सेटलमेंट हैड केम इनटू ऑपरेशन इन 1793। तो ये जो ऑक्शन हुआ ये कब हुआ, 1797 में। परमानेंट सेटलमेंट कब आया, 1793 के अंदर। परमानेंट सेटलमेंट को लेके आने वाले कौन थे, उस ब्रिटिशर का नाम क्या था, कॉर्नवालिस। यहाँ एक लॉज ऑफ
सनसेट भी था। लॉज ऑफ सनसेट का मतलब वही है कि दिन को छिपने से पहले, एक जिस दिन पार्टिकुलर डेट दी गई है तो उस दिन की इवनिंग से पहले या इवन वी कैन से द नाइट से पहले टैक्स पे करना होता था। परमानेंट सेटलमेंट। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्नवालिस in 1793. It was an agreement between the British East India Company and the landlord of Bengal to settle the land revenue to be raised. परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ये था कि टैक्स एक बार ही लगाया जाएगा, एक बार उसकी वैल्यू फिक्स कर दी जाएगी, बाद में नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। लेकिन दूसरा उसमें ये भी था, अगर कम प्रोडक्शन हो गया तब भी टैक्स उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन वो पहले से इतना टैक्स लगा देते थे कि उसको पूरा ही कर पाना बहुत मुश्किल होता था, उतना प्रोड्यूस हो ही नहीं पाता था लैंड के ऊपर। बाद में ये परमानेंट सेटलमेंट भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति ये हैं जो आपके सामने हैं स्क्रीन के ऊपर, इनका नाम है कॉर्नवालिस। कुछ मेजर पॉइंट हैं परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड। इट रिकॉग्नाइज द लैंडलॉर्ड एज द प्रॉपर्टीयर्स ऑफ द लैंड। जो जमींदार थे उन्हीं को पूरी की पूरी ज़मीन का मालिक या हकदार मान लिया गया था। दे शुड कलेक्ट लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द पीपल एंड डिपॉजिट इट एट द गवर्नमेंट ट्रेजरी रेगुलरली फॉर ऑल टाइम्स। तो लोगों से पैसा इकट्ठा करना था, सरकार के पास उनको जमा करवाना होता था। ऑल देयर राइट्स एंडेड इफ़ दे फेल्ड टू पे। अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाते, जमा नहीं करवा पाते, तो उनसे उनका लैंड ले लिया जाएगा जिसकी जमींदारी उन्हें दी गई थी। इट वॉज एग्रीड दैट द टैक्स रेट वुड नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर। तो आगे कभी इसको बढ़ाया भी नहीं जाएगा, ये हमने डिस्कस किया भी था अभी। बाय द 1770s रूरल इकोनॉमी इन बंगाल वॉज इन क्राइसिस। Official felt that agriculture, trade and the revenue resources of the state could be all developed by encouraging investment in agriculture। तो जितने भी ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, सर्वेवर थे, उन सभी को लगता था कि इसमें इम्प्रूवमेंट तो हो सकता है, लेकिन जब इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा तब यहाँ से भी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ वाई जमींदार डिफ़ॉल्टेड ऑन पेमेंट। क्यों नहीं कर पा रहे थे वो पेमेंट, ये अपने आप में क्वेश्चन भी बनता है और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। द इनिशियल डिमांड वर वेरी हाई। जो वो डिमांड की गई थी टैक्स की, रेवेन्यू की, बहुत ज़्यादा थी, वो पॉसिबल था ही नहीं, उतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता था लैंड के अंदर। द हाई डिमांड वॉज इम्पोज्ड इन द 1790s, a time when the price of agriculture produce were depressed, making it difficult for the rayats to pay their dues to the जमींदार। rayats वर्ड यूज़ किया है, rayats का मतलब यहाँ पर किसान है। The revenue was invariable regardless of the harvest and had to be paid punctually। तो उसको एक फिक्स टाइम पर पे करना होता था। परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रेयत टू मैनेज हिज जमींदारी। और ऊपर से ये भी बोल दिया कि आपको रेत से टैक्स लेना ही लेना है अगर आपको अपनी जमींदारी बचानी है। तो रेत तो मना कर दिया, किसान के पास है नहीं, पैसा कहाँ से देगा वो, किसान मना कर देगा। लेकिन अब टैक्स कौन पे करेगा, जमींदार कहाँ से पे करेगा, उसके पास तो कोई सोर्स ही नहीं बचा। तो इसलिए बहुत मुश्किल होता था उनके लिए इसको मैनेज कर पाना। आगे है यहाँ जमींदार लॉस्ट देयर पावर। द कंपनी हैड रिकॉग्नाइज द जमींदारी एज और जमींदार एज इम्पोर्टेंट, बट इट वांटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम, सबड्यू देयर अथॉरिटी एंड रिस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनॉमी। जमींदार ट्रूप्स वर डिसबैंड, हम कि उनके जो आदमी वगैरह रखते थे वो लठैत वगैरह या जो आर्मी वगैरह वो ख़त्म कर दी। कस्टम ड्यूटीज़ जो वो लगाते थे, टैक्स वगैरह, वो बंद कर दिए। देर कचहरीज, कोर्ट कचहरी जो बोलते हैं हम, कोर्ट ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। अब जो कोर्ट कचहरी लगाने का काम करते थे, सोशल रिस्पेक्ट उनको मिलती थी, वो भी बंद होगी, क्योंकि अब ये काम कौन करने लग गया, जो कलेक्टर था जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया था। नेक्स्ट है यहाँ जमींदार लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड
द लोकल पुलिस। तो जमींदारों ने वो पावर भी लॉस कर दी, गवा दी। ओवर टाइम द कलेक्ट्रेट एमर्ज्ड एज एन द अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ द पावर। तो इस तरीके से उनके पास कुछ बचा नहीं था, जो कह सकते हैं कि हम उनके पास पावर थी, ना तो रिवेन्यू कलेक्ट कर पा रहे थे, ना जमींदारी बचा पा रहे थे, ना ही सोशली कोई डिसीजन ले